तो हम बात कर रहे थे कि आप असेंबल कहीं भी पीसफुली हो सकते हैं। ये इसका दूसरा हमारा जो पार्ट है इसमें। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा, मैंने आपको बताया कि इंडिया में आप किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं विदाउट किसी एजुकेशन के। आपको कोई रोक टोक नहीं है, इंडिया किसी भी कोने में बस सकते हैं, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के किसी भी कोने में जो आपका फ्रीली मूव करने का जो फ्रीडम है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो आर्टिकल 19 उसका सही आंसर था। तो आर्टिकल 19 से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की बात करूं मैं तो आर्टिकल 20 क्या है, तो जानते हैं आर्टिकल 20 के बारे में? आर्टिकल 20 के बारे में आप में से कोई जानते हैं? किसके बारे में है ये? जो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी बता सकते हैं कि आर्टिकल 20 किसके बारे में है ये। आर्टिकल 20 के बारे में यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दिया गया है रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, किसके बारे में है ये? तो प्रोटेक्शन दिया जाता है आपका ऑफेंसेस, जानते हो ना क्या होता है? प्रोटेक्शन किसका? ऑफेंसेस के बारे, जितने जो ऑफेंसेस होते हैं आपके, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो होता है उसके बारे में दिया जाता है। आई थिंक रिकॉर्डिंग, हाँ। तो आपका होता क्या है इसमें कि प्रोटेक्शन जो होता है, आप कोई ऑफेंस करते हैं यानी अपराध करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोटेक्शन वाला पॉइंट है वो कहाँ दिया जाता है? आर्टिकल 20 में दिया गया है। गॉट इट? अब आर्टिकल 20 जो है इसमें क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 21 कहता है कि जो प्रोटेक्शन है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, बोथ सिटीजन एंड नॉट सिटीजन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो मैं बताता हूँ। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी इमरजेंसी में भी आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 फोर्स में रहते हैं, काम करते रहते हैं तब जब देश में क्या लगी हो? इमरजेंसी लगी हो। और आज के दिन ही क्या लगी थी देश में? इमरजेंसी लगी थी। याद है आपको? आज 25 तारीख है, आज के दिन ही हमारे देश में कब क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी में भी कभी भी खत्म नहीं होते हैं। बाकी आर्टिकल्स के जो लाइक पावर है वो छिन जाती हैं जब देश में इमरजेंसी लगता है। और हमारे देश में इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975। ठीक है, या 1976 था? 1975 था। अरे माइक ऑफ कर लो यार अतिथि, बर्तन बजा लेना तो माइक ऑफ करके बजा लो जितना बजाना। हाँ, तो 21 जो है ये आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन जो है उनसे रिलेटेड आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये आपका क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है आपका? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में दिया गया। किस एज के बच्चों को? कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें, उनका ये फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था बाय 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 88वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को मुश्किल भरे कार्यों से बचाया जा सके और उन्हें गारंटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्टिकल 22 जो आता है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है कि जो प्रोटेक्शन आपको देता है ये अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आपको किससे प्रोटेक्शन मिलता है इसमें? एक तो आपका अरेस्ट हो गया, प्लस जो आपका डिटेंशन होता है, डिटेंशन कुछ देर तक बंद रखना। मोस्टली जैसे हम जेएनयू वाले जब प्रोटेस्ट करने जाते थे तो हमें नॉर्मली बंद कर लेते थे थाने में, चाय समोसा खिला के वापस भेज देते थे, बोले जाओ अब हो गया तुम्हारा है। जेएनयू वालों के लिए डिटेंशन होना गर्व की बात होती है पढ़ाई के दौरान। तो ये डिटेंशन जो होता है आपका,
ये एक्चुअली में क्या होता है कि आपको उससे जो प्रोटेक्शन दिलाता है आपको आर्टिकल 22 दिलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि राइट होता है कि अगर एनिमी एलियन जो हो या पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है डिटेन अंडर ए लॉ, तो उसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ट्रायल जब तक नहीं होता है तो विदाउट ट्रायल उसे आप डिटेन नहीं रख सकते हो, ठीक है। विद इन 24 आवर आपको उसे ट्रायल पे ले जाना होता है। तो नहीं, जेएनयू वालों को 24 घंटे वैसे भी नहीं रखते, उनको पता है हमारी रोटी भी हराम कर देंगे, तो मोस्टली छोड़ देते हैं 2-4 घंटे बाद, बोलते हैं जाओ घर चले जाओ। अगले पॉइंट पे आता हूँ मैं, वो ये है हमारा राइट, एक जो आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या होता है आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। आर्टिकल, विजय कुमार, विष्णु कुमार कैमरा ऑफ कर लें आप अपना, विष्णु कुमार। आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 और 24 में देखिए क्या होता है। आर्टिकल 23 जो है वो एंटाइल्स खासकर प्रोविजन जो ट्रैफिकिंग जो होती है ह्यूमन बींग्स की, या फिर हम कहें बॉन्डेड लेबर जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 23 है। ये किससे रिलेटेड है, आपका जो ट्रैफिक, तस्करी जो होता है इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स का होता है। खासकर आपको पता होगा इंडिया के अंदर अगर आप तस्करी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा तस्करी नेपाल से लड़कियों की जाती है, और इंडियन लड़कियों की जो तस्करी है वो मोस्टली अरब कंट्रीज में की जाती है, ठीक है। ये आज होता है। आर्टिकल 23 वहाँ कितना अप्लाई हो पाता है पता नहीं, लेकिन देश के नेताओं की मिली भगत से और कुछ जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से ये चीजें हमारे देश में भी धड़ल्ले से चल रही हैं, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन बीइंग की वो उसको प्रोहिबिटेड किया गया है इसमें। उसके अलावा आपका जो बंधुआ मजदूरी है, बॉन्डेड लेबर है, उससे रिलेटेड एक आपका आता है आर्टिकल 24 की अगर आप बात करें आपसे, तो आर्टिकल 24 जो है ये किससे कनेक्ट है, ये है आपका कि चाइल्ड जो है 14 साल से कम एज का कोई भी चाइल्ड फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बिलो 14 एज का जो कोई भी चाइल्ड है उसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड लेबर की बात की जाए, आप लोगों को अपनी 12th का एक लेसन याद हो रहा होगा, क्या था वो जानते हो, जिसके अंदर मुकेश होता है फिरोजाबाद की गलियों में और वो हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखते हैं, वो शायद कहानी आपको याद होगी। यार आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, माइक ऑफ करने का पैसे वैसे लेते हो यार, वो ले लो तुम, प्लीज ऑफ कर लो। वो समझ में नहीं आता कि मैं निवेदन कर चुका हूँ, विनम्र निवेदन, उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा कुछ को। लॉस्ट स्प्रिंग करके एक लेसन था 12th क्लास में, बीता हुआ बसंत, उसमें कहानी थी उन बच्चों की जिनके बारे में बताया गया कैसे वो वहाँ कांच की जो भट्टियां होती हैं उन पे काम करते करते उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो वहाँ वो रियल दृश्य दर्शाया, और ये सच्चाई है फिरोजाबाद शहर की, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ। सो ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको किसी भी गम जो खतरे से भरे हुए काम हैं उनसे ज्यादा उन पे नहीं लगा सकते, ये कागजों में लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे काम करते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, आर्टिकल बात करता हूँ 25 to 28। अब बात आती है सबसे बड़े इशू की जो जुड़ा हुआ है रिलीजन, यानी कि रिलीजन से कनेक्टेड जो हमारे फ्रीडम है, ये आर्टिकल 25 to 28 में ये फ्रीडम दी गई है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 25 में क्या है। 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को लेके आप अपने किसी धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिंपल सा है कि आप किसी भी धर्म का प्रैक्टिस करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम धर्म को मानिए, ईसाइयत को मानिए, सिखिज्म को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। आर्टिकल 25 देता है आपको अपने धर्म का प्रैक्टिस करने का। इसके बाद आर्टिकल 26 जो है ये बताता है आपको कि आप अपने जो जितना जो फ्रीडम है रिलीजियस अफेयर्स का, ठीक है, तो आप उसे जो यह फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड जो फ्रीडम है ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 26 में दिया गया है। आर्टिकल 27 की बात करते हो तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी
पार्टिकुलर रिलीजन। अब आपको पता होगा कि जितने भी धर्म से जुड़े हुए जो संस्थान होते हैं, जितने भी धर्म से जुड़े हुए संस्थान होते हैं, वहां पे जो आपको पता होगा टैक्स फ्री होता है। आप अगर वहां पे चंदा देने जाएंगे, आपको रसीद दी जाएगी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स फ्री होता है, एज यू नो। यानी कि आप अपने धर्म को प्रमोट करने पे, उसको आगे बढ़ाने पे जो पेमेंट है वो खर्च कर सकते हो, उससे आपको कोई रोक टोक नहीं है। टैक्सेस यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों में रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड किया है इसने, और वो इसने क्या प्रोहिबिटेड किया है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो कि पूरी तरह मेंटेन किए जाते हो, यहाँ पे रोक की बात की गई है। किस पे रोक की बात की गई है? खासकर जो इंस्ट्रक्शंस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप इसमें जो आर्टिकल 28 है, इसमें जो रोक लगाई गई खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे जो कि स्टेट फंड कर रहा है, कोई गवर्नमेंट फंड कर रही है पूरी तरह। मदरसा एक अलग चीज हो गया, मदरसा एक एक्सेप्शनल पार्ट है। लेकिन नॉर्मल जो आप स्कूल्स देखते हैं या कोई भी ऐसा संस्था जिसे स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है, उसे आप किसी भी धार्मिक गतिविधि का केंद्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और शिवेंद्र शुक्ला यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं आप, और जेएनयू एस्पिरेंट हैं। सीयूईटी की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, कॉलेज के एग्जाम 5 अगस्त से, मुझे क्या करना चाहिए? रिप्लाई। अब तैयारी करो, कंटेंट को एक पूरा उसे फाइल अप कर लो और चीजों को कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है शिवेंद्र। खैर आप क्लास के बाद मेरे नंबर पे कॉल करिएगा। अगले पॉइंट पे आता हूं मैं। अब हमारे जो और राइट्स हैं वो आता है हमारा आर्टिकल, कौन सा आता है? आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, आर्टिकल 29 to 30। अब आर्टिकल 29 से 30 में क्या दिया गया देखिए। आर्टिकल 29 to 30 में दिया गया है, सबसे पहले 29 आता है, ये अलाउ करता है आपको हर एक कम्युनिटी को कंजर्व करने के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए अपना कल्चर। ठीक है, आर्टिकल 29 की मैं बात करता हूँ। 29 जो है इसमें क्या अलाउ करता है कि आप कंजर्व कर सकते हैं। क्या कंजर्व कर सकते हैं? अपना जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अलावा आपका स्क्रिप्ट, उसके साथ साथ आपका कल्चर, जो भी है आपका कल्चर है। कई बार देखा है बहुत सारी सोसाइटीज है हमारे देश की जो अपना कल्चर जो है वो लाइक एक सुरक्षित रखने के लिए काम करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे, जो खासकर डिसअलाउइंग करता है सिटीजन्स को एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड बाय स्टेट ओनली इन ग्राउंड्स रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज, इसके बेस पे। आर्टिकल आपका जो 30 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, आर्टिकल 30 में जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज हैं, राइट ऑफ मिनॉरिटीज, इसके बारे में चर्चा जो की गई है वो किस में की गई है? आर्टिकल 30 में की गई है। आर्टिकल 30 में एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह स्टैब्लिश करने को लेकर जो बात की गई है, आर्यन जायसवाल आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि मदरसा जो है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है। यहाँ पे जो अधिकार है इनके, उन्हें रखा गया है आर्टिकल 30 में। ठीक है, क्लियर है? गवर्नमेंट डायरेक्ट फंडिंग नहीं करता है, इनका एक बोर्ड होता है अलग से, उसके थ्रू फंडिंग आता है इनके पास। आई थिंक मदरसा बोर्ड होता है, कुछ होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है इनका। जितने माइनॉरिटी जो मिनोरिटीज हैं उनका एक अल्पसंख्यक आयोग होता है, वहां से वो फंड गवर्नमेंट के थ्रू आता है। इसके बाद एक आपका था आर्टिकल 31, जिसकी हमने बात की थी। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 जो है ये था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था ये। और आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है रिप्लेस किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट हुआ था। किस अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हो सकती है, किस अमेंडमेंट से चेंज किया गया? 44th अमेंडमेंट हुआ था। और इस 44th अमेंडमेंट के बाद ये केवल और केवल एक लीगल राइट बचा है।
ठीक है, ये क्या है आज के टाइम में, ओनली लीगल राइट, यानी अगर किसी के पिताजी उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दें तो वो केवल मांग कर सकता है, अगर नहीं भी देना चाहे तो पेरेंट्स नहीं भी दे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो लीगल राइट बचा है, केवल राइट टू प्रॉपर्टी नहीं बचा है कि हाँ संपत्ति जो है वो हमारा अधिकार है, हम उसे लेके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और दो आप देखते हैं फैमिलीज में भी ये चीजें आजकल होने लग गई हैं, कई बार पिता पुत्र के बीच में जब इतना बढ़ जाता है तो वो उसे अखबार में 4 बार निकलवाना होता है कुछ शायद एडवर्टीजमेंट, उसके बाद वो संपत्ति से बेदखल हो जाता है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं, ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको राइट, इसमें राइट क्या मिलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किस केस में, जब आपको लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, इस केस में आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी मेनली फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड थी। हाँ, बहन ले सकती हैं, वो अलग बात है, बहन प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है आर्यन की, ये राइट टू प्रॉपर्टी किसी के लिए नहीं है, ना बहन के लिए है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो ना बहन के लिए है ना पुत्र के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर ये आज निर्भर करता है उनके पेरेंट्स पे, ठीक है, तो ऐसा ये एक नया ऐड हुआ है कि हाँ बहन भी अब उसका हिस्सा बन सकती है, दैट्स अ गुड थिंग। और ये वाला हिस्सा राजस्थान में पहले से था, वहां पे ये हिस्सा पहले से था, ये वाला कि बेटी पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, बाकी अब अदर स्टेट्स में भी ये लागू हो गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि आपके ये आर्टिकल जो आपके थे फंडामेंटल राइट्स के, यहाँ से देख के आपको अगर पॉलिटी से क्वेश्चन देगा तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कहीं ना कहीं एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा आपने अनमोल, कि आर्टिकल 32 है, इसे हार्ट एंड सॉल या फिर हम कहें सॉल, जो आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल कहलाता है, वो आर्टिकल 32 कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम सीधा कुछ और पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट्स आपके आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको सस्पेंड कब किया जा सकता है, किस केस में जो किया जा सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड। तो ये आपको पता है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के थ्रू लगती है, उसके थ्रू आपका नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 358, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है वॉर की स्थिति में। और एक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट अंडर 359, जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर सकता है, लाइक सस्पेंड कर सकता है जब इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और आपको पता हो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये दोनों आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें ये मेंशन किया गया था कि आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, अरे एक टेक्निकल करके भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्लास से निकाल दूं, आपका बार बार हाथ माइक पे लग जा रहा है। 4th अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, इसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में ये कहा गया, वहां मेंशन किया गया कि आप इन दोनों आर्टिकल्स को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हो सकता है कि आर्टिकल 21 और 20 से सीधा ना पूछे, तो ये पूछ सकता है आपसे कि क्या आर्टिकल 21 और 20 जो है 20 और 21
ये दोनों आर्टिकल्स किस अमेंडमेंट के थ्रू इमरजेंसी के जो भी सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं उनसे बाहर रखा गया है, तो वो आपका 44th अमेंडमेंट था। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो आपका आता है कि जो हमारा जो पॉल साइंस है उसके अंदर एक चीज आता है आपका, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं आपके आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 तक। वो आपके एग्जाम्स में इधर यूजफुल नहीं है। वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर चर्चा करना जनरल टेस्ट के लिए एकदम बेतुका सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम सीधा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों ने काफी अच्छे से पढ़ाई भी किया है, आप मुझे बताइए जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो आपका ये आता है, क्या नाम है, डीपीएसपी है, क्या ये कभी सस्पेंड किया जा सकता है? कोई भी बता सकता है, जो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या ये सस्पेंड किया जा सकता है डीपीएसपी? सोच लीजिए, जो लोग यस लिख रहे हैं आई थिंक गलत भी हो सकते हैं। नहीं किया जा सकता है, इसे किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें केवल आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, यानी कि जो आपका हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की, इनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अगले पॉइंट पे आता हूं मैं, बात करता हूं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करता हूँ, बहुत बेसिक से आप जानते हैं। आर्टिकल 51 है, क्वेश्चन आता है आपका, केवल एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ से कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस आर्टिकल में दी गई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके आर्टिकल 51A में उन्हें मेंशन किया गया है। खैर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की, आपको बताता हूँ। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, किससे 51A किससे ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट किससे ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट लिखा रहा हूँ, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 51A 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया? ये एक्ट आता है 1976 में, 1976 में। अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज देख लीजिए। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, हमारे आइडियाज का सम्मान करना, हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, जैसे नेशनल फ्लैग है हमारा, उस नेशनल फ्लैग के साथ आपका नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, इसकी मैं बात करूं तो नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एंथम, इनका सम्मान करना ये हमारी ड्यूटी है। उसके अलावा आप जानते हैं कि जो नोबल आइडियाज रहे हमारे, खासकर आइडियाज जो हमारे रहे, खासकर जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग, जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था हमारे लिए, फ्रीडम के जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट जब चला था उस दौर में, जो खासकर हमारे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया था, मैं कहूँ कि नेशनल स्ट्रगल जिन्होंने किया था फ्रीडम के लिए, ठीक है, उनको सम्मान देना वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ आपका जो आपका एक आता है खासकर सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे एक होता है ना, यूनिटी आपका एक तो आ जाता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन जो एक जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, एकता है। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपका एकता पूरे देश में, है ना, अखंडता जो कहते हैं, उसे संभाल के रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आपको डिफेंड करना किसी दूसरे हम कहें कि
कंट्रीज के किसी भी प्रभावी इश्यूज से लेके, उसके अलावा आपका एक आता है हार्मोनी एंड स्पिरिट जो होता है, ब्रदरहुड, खासकर जो भाईचारा होता है? जो आपका ब्रदरहुड होता है, ब्रदरहुड जो होता है उसको संभालना, ये भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है अमंग द पीपल ऑफ रिलीजियस बेसिस, लिंग्विस्टिक, रिलीजनस बेस पे, मतलब कहूँ कि धर्म जाति सबके आधार पे आप ना देख के एक जो देश के अंदर भाईचारे की भावना है उसको बनाए रखना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो हमारे वैल्यू करना और प्रिजर्व रखना, ठीक है, एक जो आपका आता है जो आपका वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारा कल्चर है, उसको संभाल के रखना, ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स है, उनको संभालना, वाइल्ड लाइफ उसको बचाना, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, मानवता बचाए रखना, ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। साथ ही साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड बनना, अभी जैसे अग्निपथ आया था तो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही थी, है ना, तो यहाँ पे जो सेफ गार्ड बनना, सुरक्षित बनना, इसके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए सेफ गार्ड बनना, और ये जो वायलेंस है इससे चीज बचना, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, जिनको पिछले कुछ दिनों में बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। पब्लिक प्रॉपर्टी ही नहीं, शायद मुझे लगता है उस दौर में पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आग लगा दी। आगे मैं बात करता हूँ आपसे और क्या क्या चीजें हैं इसमें, जैसे जो एवरी सिटीजन है, जो पेरेंट है या गार्जियन है, अरे भाई यार क्यों डिस्टर्ब करते हो आप लोग, जो आपका पेरेंट्स या गार्जियन जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से रिलेटेड अपने बच्चे को, और खासकर 6 से 14 साल जो हमने अभी बात की, 6 to 14, कौन सा था आर्टिकल बताना, 6 to 14 कंपलसरी है, बताना जरा जल्दी से, अभी किया था थोड़ी देर पहले, यूट्यूब पे जो देखेंगे वो भी बताइएगा। 6 to 14 की एज में एजुकेशन देना, कौन सा आर्टिकल था, 21A, 21A, और ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था वो, जल्दी बताइए अमेंडमेंट कौन सा था, तो वो कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट या 86, कौन सा था वो, 46 नहीं, 42nd नहीं था डियर, वो था 86th अमेंडमेंट, ठीक है, 86वां अमेंडमेंट था। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज में से कितनी ड्यूटीज को देश के लिए निभाते हैं। ठीक है, कितना भी कुछ भी हो, कोशिश करिए सार्वजनिक संपत्ति को आग ना लगाएं, क्योंकि घूम फिर के पैसा हमारी जेब से ही जाता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, और फाइनली हमें क्या करना होगा, महंगी चीजें खरीद के करना होता है। ठीक है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप में से कोई भी और औरों को भी ये कहें कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ट्रेन में आग लगा के या बसों में आग लगा के सॉल्यूशंस नहीं आते। ठीक है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, किसी भी गवर्नमेंट से, आप अपने वोट से जवाब दीजिए उसको बाद में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जो फेज था वो खत्म हुआ। हुँ? एक आपका जो पॉल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट था माय डियर, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आपका स्टार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको 24 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा, और वो 24 जुलाई के बाद क्या होगा, देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, भारत के फर्स्ट पर्सन होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं ये। और अगर हम बात करें तो इस इनके बारे में जो दिया गया है प्रेसिडेंट के बारे में, वो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में। ठीक है, आज इवनिंग में या कल तक आपको जो हमारे नए प्रेसिडेंट बनने वाली हैं उनके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो एग्जाम में मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा उनके बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की अगली नई
राष्ट्रपति बनने वाली है और पहली महिला होंगी जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। तो ये देश के लिए ग्रेट अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। जब आपने देखा कि कमला हैरिस जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और वो कैसे जब बनी तो पूरी दुनिया के अंदर की पहली फीमेल लाइक जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन गई। हमारे यहाँ जो सेकंड प्रेसिडेंट बनेगी, इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत में पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। लेकिन आज हमारे देश में पहली ट्राइब वुमन जो है, यानी कि प्रथम आदिवासी महिला, वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अमन की कौन, ये सरकारों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं, जो सरकार किसी को राष्ट्रपति बनाती है तो ये एक सच्चाई है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसे एक मोहर की तरह यूज करती है, ये सच है, आप भी जानते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, कोई भी राष्ट्रपति हैं, उनको सरकारें मोहर की तरह यूज करना चाहती है, ये सच्चाई है, ठीक है। कोई भी सरकार हो सकता है ये संविधान के अनुरूप में गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सच यही है कि वो लोग केवल एक स्टैंप की तरह उन्हें यूज करते हैं, जाते हैं ये बिल है इस पे ठप्पा लगा दो, हो गया, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें हाँ सुविधाएं मिली हुई हैं, घोड़े हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, लैम्बोर्गिनी घूम रही है आगे पीछे, सब कुछ है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है और आप सब सच्चाई जानते भी हैं। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो वैसे मेनली जो इलेक्शन के बारे में दिया गया है उस पर मैं चलूँ उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 58। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आर्टिकल 58 जो है, इसके बाद इसमें जो है वो क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। क्या दी गई हैं? क्वालिफिकेशंस, जो कि बहुत ही बेसिक है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, मतलब, ठीक है। उसके अलावा 35 की एज पूरी कर चुका हो, ठीक है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन रखता हो, खासकर मेंबर बनने का लोकसभा का, ये सारी चीजें हैं जो कि आर्टिकल 58 में दी गई हैं। सेकेंडरी पार्ट आता है इलेक्शन में। इलेक्शन के बाद आज का क्लास वाइंड अप करूंगा, और जिनके भी क्वेश्चंस होंगे जो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उनके साथ डिस्कस कर सके क्लास में, ठीक है। बात करते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन जो है वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 54, 55 और 71, इन तीन आर्टिकल्स में इनका इलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। चलिए मैं बताता हूँ इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आपको पता है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा कौन कौन लेता है? नंबर 1, इसमें हिस्सा लेता है इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है। यानी कि कौन कौन से हाउसेस? पार्लियामेंट के एलएस एंड आरएस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट आता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। आपके जो एमएलए होते हैं, यानी कि विधानसभा, हिंदी में लिख रहा हूँ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उनको, एलए लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा जो होता है काउंसिल, एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनके जो विधायक होते हैं वो भी इसमें पार्टी। क्या आप, अच्छा एक बात बताइए, काउंसिल्स जो हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसके पार्ट लेते हैं एमएलसी, पार्ट लेते हैं एमएलसी, पार्ट लेते हैं क्या चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो फिर हाँ क्यों कर रहे हो? एलसी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी जो इलेक्ट किए गए हैं विधायक एमएलए, केवल वही हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे, ऐसे जो खासकर स्टेट, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली एंड
पौंडीचेरी, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो कि यूटी हैं, इनके एमएलए भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गॉट इट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूनियन। अब अभी कोई पूछ रहा था कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं, तो जी नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं आपके ये पार्लियामेंट के, ये लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली नॉमिनेटेड होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति इन्हें फाइनल जो 12 किए जाते थे, तो वो लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं प्रेजेंट इलेक्शन में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें वेटेज होता है, एक वोट का वैल्यू होता है इसमें। राष्ट्रपति चुनाव में टोटल वोट का वैल्यू निकाला जाता है, जितने वोट उन्हें मिले होते हैं, उस वोट के वैल्यू से फिर उस वैल्यू के हिसाब से जो वोट है कैलकुलेट करके जिसको ज्यादा वोट मिले होते हैं उसका वोट उसे विनर मान लिया जाता है राष्ट्रपति के तौर पे। ठीक है, और राष्ट्रपति को एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑथ है, ऑथ कौन दिलवाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ऑथ दिलवाते हैं। और टाइम भी खत्म हो गया सेशन का, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, यूट्यूब पे भी ये वीडियो रहेंगे, आप वहां भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ। कल फिर हम राष्ट्रपति के ऊपर ही चर्चा करेंगे, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।